मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी IMT यूट्यूब चैनल। बीबीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग जो सब्जेक्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं HRM में, दैट इज वेज पॉलिसी, वेज डिटर्मिनेशन एंड वेजेस बुक। बेसिकली HRM में जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, उसके साथ साथ वेजेस और वेजेस की पॉलिसीज को सेटअप करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम वेजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि भाई वेजेस पॉलिसीज क्या होती हैं, वेज डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Our national wage policy aims at establishing wages at the highest possible level which the economic condition of the country permit and ensuring that wage earner gets a fair share of the increased prosperity of the country as a whole resulting from the economic development। भाई अगर मैं नेशनल वेज पॉलिसी की बात करूं तो नेशनल वेज पॉलिसी एम मतलब बेसिकली एम क्या है हमारे नेशन की वेज पॉलिसी का कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर उसको डिजाइन किया जाता है विच इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री परमिट, जो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था है जो उसको परमिट कर रही है, एंड द वेज अर्नर्स गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए, अर्थव्यवस्था भी हमारी सब ठीक रहे और एक फेयर शेयर लोगों को मिले। दैट इज बेसिकली द नेशनल एम ऑफ आवर नेशनल वेज पॉलिसी। वेज पॉलिसी रिफर्स टू द लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट एक्शन। वेज पॉलिसी एक तरह का लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट एक्शन होता है कैलकुलेटेड अफेक्ट द लेवल और द स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस बोथ फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। दोनों ही पर्पस को पूरा करने के लिए वेज पॉलिसी को निर्धारित किया जाता है, चाहे वो सोशल या इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें या फिर किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वेज पॉलिसी को बनाया जाता है। जैसे कि टू एलिमिनेट द माल प्रैक्टिसेस इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, भाई जिस तरह के घोटाले होते हैं तो उन्हें कम करने के लिए वेज पॉलिसी निर्धारित की जाती है सरकार की तरफ से कि भाई ये तो आपको मिलनी है। मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स हु बार्गेन पोजीशन एज वीक ड्यू टू द फैक्ट दे आर आइदर अनऑर्गेनाइज्ड और इनएफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड। बेसिकली क्या होता है कि जो लेबर क्लास होती है, जो ज्यादातर इनऑर्गेनाइज्ड है या फिर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। टू रिड्यूस द वेज डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड है एक अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उनके बीच में किसी तरह की कोई भेदभाव ना रहे तो उससे संबंधित इस तरह की पॉलिसीज को बनाया जाता है। द रेशनलाइज्ड इंटर ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल और इंटर रीजनल वेजेस डिफरेंशियल disparity reduced in phased manner। Excuse me। इसी तरह का कोई इंटर रीजनल वेजेस डिफरेंसेस ना आए लोगों के बीच में, इसलिए भी टू एंश्योर द रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस एंड सैलरी बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, भाई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी डिफरेंसेस ना हो इस वजह से। टू कंपनसेट वर्कर्स फॉर द रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनर, रेशियो ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द हाईएस्ट पेड एंड द लोअर पेड वर्कर इज रिड्यूस्ड। किसी भी तरह का जो कंपनसेशन का फर्क है वो भी कम हो जाता है हाईएस्ट पेड वर्कर में और लोएस्ट पेड वर्कर में। टू प्रोवाइड प्रमोशन एंड ग्रोथ, ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है उसमें प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस के लिए। टू ऑब्टेन वर्कर्स आर जस्ट शेयर इन द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सभी वर्कर्स को एक प्रॉपर फल मिले, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको जो काम उन्होंने किया है उसका फ्रूट उनको मिल जाए टाइमली। टू अवॉइड अ पॉलिसी ऑफ हाई वेजेस टू एक्सटेंड लेबर लेवल रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयमेंट। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, अगर आप वेज पॉलिसी बढ़ा देंगे तो कम लोगों को ही रख पाएंगे ना, तो वो सिमिलर रख सकते हैं सबके लिए। टू प्रिवेंट हाई प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट्स विद बेटर कैपेसिटी टू पे अ लेवल ऑफ वेजेस एंड प्रिवेलिंग वेजेस इन अदर सेक्टर्स। टू परमिट collective bargaining with national framework, high wages islands are not creating। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली उसको परमिट करने के लिए भी वेज पॉलिसी पे ध्यान दिया जाता है। टू एनकरेज द डेवलपमेंट, जैसे इंसेंटिव सिस्टम ऑफ पेमेंट होता है तो उसको एनकरेज करने के लिए जो रियल वेजेस हैं वर्कर्स की वो उनको मिल जाए, तो ये सब पॉइंट्स होते हैं वेजेस से रिलेटेड।
to bring about more efficient allocation and utilization of manpower. वेज डिफरेंशियल से क्या होता है कि अप्रोप्रिएट सिस्टम से ज्यादा आप एफिशिएंटली लोगों से काम करा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम वेजेस रेट, कंपल्सरी कंसीलिएशन एंड आर्टिकुलेशन एंड वेज बोर्डिंग. अब हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की कि भाई वेजेस को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है. जैसे सबसे पहले बात होती है मिनिमम वेज की. Minimum Wage Act 1948 was passed. The act empowered the government to fix minimum rate of wages for unorganized employee. It is also provide the review of these wages as intervals exceeding 5 years. 5 साल से ज्यादा के इंटरवल्स को एक्सीड नहीं करता है, बट एक मिनिमम रेट को निर्धारित किया जाता है वेजेस के लिए, उसको मिनिमम वेजेस कहते हैं, जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर है. Next is compulsory conciliation and arbitration. With the object of providing conciliation and arbitration, the Industrial Dispute Act was passed. It was provided for the industrial tribunals and national industrial tribunals settlement. ठीक है. नेक्स्ट इज वेज बोर्ड. क्या होता है वेज बोर्ड? एक तरह की एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर्स होते हैं. ओवर द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड चेयरमैन हु कैन एक्ट एज अ एम्पायर. भाई सरकार की तरफ से जो नॉमिनेटेड चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो तो बेसिकली एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है. और बाकी इसमें मैनेजमेंट के लोग और वर्कर्स से मिलकर एक बॉडी बनाई जाती है जिसे वेज बोर्ड कहते हैं. ठीक है. वेज बोर्ड में ओनली रिकमेंडेशंस एंड देयर इज नो लीगल सैंक्शन. वो केवल एक अपनी राय दे सकते हैं, रिकमेंड करते हैं चीजों को. सैंक्शन तो सरकार की तरफ से बेसिकली मिला है. फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस दे अवॉर्ड which if unanimously considered binding upon the employees. Factors affecting salary system and wages. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे सबसे पहला फैक्टर है एबिलिटी टू पे. भाई अगर क्षमता है देने की तभी तो वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी. तो सबसे पहले होता है एबिलिटी टू पे. द एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे विल इन्फ्लुएंस द वेज रेट. इफ द कंसर्न इज रनिंग इन लॉसेस. भाई अगर कोई इंडस्ट्री पहले से नुकसान में चल रही है, इट मे नॉट बी एबल टू पे हायर वेजेस रेट. प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में बी मोर टू अट्रैक्ट गुड वर्कर्स. भाई किसी में अगर प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो वो ज्यादा अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वेज रेट्स को भी बढ़ा सकते हैं. बट जो पहले से नुकसान में चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी वर्कर्स आर पेड बिकॉज मैनेजमेंट वांट टू शेयर अ प्रॉफिट विद द लेबर. दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है सैलरी सिस्टम या वेजेस को, उसको डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड. The labor market conditions on demand and supply at the national and local level determine the wages rate. When the demand for a particular type of labor is more or supply is less, then the wages will be more. Once other hand, if the supply is more or demand on the other hand is less, then the available lower wages. Obviously बात है भाई, अगर सप्लाई ज्यादा है तो वेजेस बढ़ जाएगी. बट अगर किसी चीज की डिमांड ही कम है, तो जब डिमांड कम है तो पैसा कैसे कमाएगी कंपनी? पैसा नहीं कमा पाएगी तो वेजेस कैसे बढ़ा पाएगी? तो डिमांड और सप्लाई भी इफेक्ट करते हैं आपके वेज और सैलरी सिस्टम को. सप्लाई एंड डिमांड कंपनसेशन इज क्लोजली रिलेटेड. ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज्यादा है तो वेज भी ज्यादा हो जाएगी. सप्लाई कम है, मतलब बेसिकली सप्लाई कम है तो वेजेस भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे. नेक्स्ट है आपका प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स. नो एंटरप्राइज कैन इग्नोर द प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट. भाई इस टाइम में मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो भी बहुत जरूरी होता है वेज सिस्टम और सैलरी सिस्टम को तय करने में. अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते. प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या चल रहा है जो निर्धारित है, ठीक है. इंडस्ट्री और अदर कंसर्न एट द सेम प्लेस विल इन्फॉर्म अ बेस फॉर फिक्सिंग द वेज रेट. इफ अ यूनिट और पर्सन पे लो, वर्कर्स विल लीव द जॉब. क्योंकि उनको भी पता है कि भाई निर्धारित रेट क्या चल रहा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग नेक्स्ट फैक्टर होता है. इन मैनी इंडस्ट्रीज वेजेस आर लिंक्ड टू एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ लिविंग व्हिच इंश्योर्स अ फेयर वेजेस. भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि इतनी तो मिले कि इट शुड नॉट इफेक्ट आवर कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, जीवन शैली चलाने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज बार्गेनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस. ये भी एक फैक्टर होता है जो वेजेस और सैलरी पे इम्पैक्ट करते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है उनकी बार्गेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेज सिस्टम के लिए. The wages rate are also influenced by the bargaining power of trade union. Stronger the trade union, higher will be the wage rate. Next होता है आपका productivity. In order to increase the output, it also measures the contribution of other production like machinery, material management. Wage increase is sometimes associated with the increase in productivity.
सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो वेज रेट भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मशीनरी है, लेबर है, मैनेजमेंट है। तो अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो वेज रेट भी अच्छा हो जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है बेटा इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस। टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन गवर्नमेंट ने पास अ रेगुलेशन फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेज रेट। भाई जैसे मजदूरों की एक फिक्स रेट गवर्नमेंट ने तय की हुई है, तो इसीलिए जिससे काम चीजें अच्छे से चले, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाए। भाई अगर वेज रेट कम होगी तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे, कंडीशंस खराब हो जाएंगी, चीजें नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है। In underdeveloped countries, bargaining power of labor is weak and employed try to exploit by the paying the lower wages. Minimum Wages Act 1948 was passed by the government, जिससे कि वो मिनिममली उसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। वर्कर्स को ट्रेन करने में कितना खर्चा आ रहा है वो भी डिपेंड करता है आपके वेज और सैलरी सिस्टम को फिक्स करने में। जैसे कि द वेजेस ऑफ द वर्कर इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन अलाउंसेस मस्ट मेड ऑल द incurred on training and time devoted. System of payment जैसे कि पे चेक होता है। पे चेक में क्या होता है, एम्प्लॉय कैन यूज अ चेक कैशिंग सर्विस टू रिसीव द वेजेस। Some employees prefer to receive their wages via paycheck because they are having an actual check delivered to them. Paycheck could be get lost or stolen. Time and cost of this payment option. अब time of cost क्या होता है कि भाई within a written paycheck you need to handwrite a paycheck for each employee. भाई अगर आप लिखित में दे रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको एक हैंड रिटन पे चेक बनाना पड़ेगा। इफ यू डिसाइड टू प्रिंट योर एम्प्लॉयज पे चेक तो यू सेव टाइम फॉर राइटिंग ऑल आउट। कई बार क्या होता है कंपनीज प्रिंट करा देती है पे चेक को, तो समय भी बच जाता है। इसके अलावा अगला तरीका होता है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट, जो बहुत कॉमन पेमेंट मेथड है। 8 to 2% जो यूएस में लोग हैं वो डायरेक्ट डिपॉजिट से काम करते हैं। विद डायरेक्ट डिपॉजिट यू रिसीव योर एम्प्लॉयज बैंकिंग इंफॉर्मेशन hire them deposit their wages each year। जैसे बेसिकली होता है ना तनख्वाह सीधी खाते में चली जाती है, तो वो डायरेक्ट डिपॉजिट का एग्जाम्पल होता है। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ पेइंग ऑप्शन, इसमें क्या होता है आपका समय बच जाता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सब चीजें डिपेंडेंट हो। तो चलिए कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को समझ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक पे क्या होता है। The concept of basic pay is contained into the report of Fair Wages Committee. According to this committee, basic pay is the minimum wage which provide not merely the burial sustenance of life but also for the prevention of efficiency of workers by providing some measures of education, medical requirement and amenities. Basic pay को basically हम basic pay is also known as the minimum wage, जो बेसिकली सस्टेनेबल लोगों को सस्टेन करने के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिमम अमाउंट लोगों को पे किया जाता है अगेंस्ट देयर वर्क, उसे हम बेसिकली मिनिमम वेजेस या बेसिक पे कहते हैं। इट इज बेसिकली स्टेबल एंड फिक्स्ड एज कंपेयर्ड टू द डियरेस्ट अलाउंस एंड एनुअल बोनस व्हिच यूजुअली चेंज विद द मूवमेंट इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक पे होती है वो बेसिकली फिक्स्ड होती है। स्टेटस जो उसका होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। कहीं भी आपकी अगर हम सैलरी को बाइफर्केट करेंगे तो बेसिक पे हमेशा फिक्स रहती है। डीएलएस अलाउंस है, एनुअल बोनस है, वो लोगों के परफॉर्मेंस या इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को देखते हुए चेंज भी हो सकते हैं एज पर द मूवमेंट गोज, बट जो मिनिमम वेजेस या फिर बेसिक पे होती है वो हमेशा स्टेबल रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएलएस अलाउंस की। डीएलएस अलाउंस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। सबसे पहले तो कुछ डीए होता है, जैसे टीए का नाम आपने सुना होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएलएस अलाउंस। तो डीएलएस अलाउंस बेसिकली क्या होता है, डीएलएस एज द नेम सजेस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस। रहन सहन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जो खर्चा आता है, जो बेसिकली सरकार द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पेंशनर्स को दिया जाता है, उसको डीएलएस अलाउंस कहते हैं। डीएलएस अलाउंस इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सैलरी काउंटेड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ परसेंट बेसिक सैलरी। किसी भी व्यक्ति की बेसिक सैलरी के फिक्स परसेंट से उसको डीए दिया जाता है कि भाई अगर किसी की 10,000 रुपए फिक्स सैलरी है तो उसमें से कुछ परसेंट उसको डीए का जो मिलेगा वो फिक्स करता है। इट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इकोनॉमी में आ रही है, तो वो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से वो फिक्स सैलरी का जो परसेंटेज डीए में कटता है वो बेसिकली इकोनॉमिक
कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। The fixation of wages salary also includes within the fixation of rates in the content of changing pattern of prices. Real wages of the workmen are likely to fluctuate greatly. Ultimately, it is the good and service that workers buy with the help of wages that are important consideration for him. The real wages of workmen required to be protected when there is a rise in price to increase in the cost of living. Obvious सी बात है कि जब cost of living बढ़ जाएगी, rise in price आ जाएगा, तो real wages उनकी जो safeguard करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। Foreign countries में जो adjustment होते हैं are automatically in the rise and fall of the cost of living. बाहर की कंट्रीज में तो ऑटोमेटिकली वो राइज और फॉल्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि हम डियरनेस अलाउंस कैसे काउंट करते हैं, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे। आफ्टर 2006 द कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस कैसे हो गया, उसकी परसेंटेज है एवरेज ऑफ फॉर द पास्ट 12 ईयर्स ऑफ मंथ। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए ये जो है फॉर्मूला वो इस तरह से अपडेट हो गया है 2007 के बाद। बिगनिंग ऑफ जनवरी 19 से द डियरनेस अलाउंस इज ग्रांटेड टू कंपनसेट इंक्रीज टू विच रिवाइज्ड पे स्केल, और 1 जनवरी से जुलाई तक भी उसमें इंक्रीजमेंट आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनुअल बोनस की। एनुअल बोनस क्या होता है? एनुअल एज द नेम सजेस्ट द कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनसेशन सिस्टम has the status only with the payment of bonus act. This act is applicable to the factory and employing 20 or more employees. किसी भी फैक्ट्री में या जहाँ पर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये बोनस एक्ट वहीं चलती है और वहीं पर ये एनुअल बोनस काउंटेबल है। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि एवरी एम्प्लॉय नॉट ड्रॉइंग सैलरी बियॉन्ड 10,000 पर मंथ। किसी भी व्यक्ति की अगर 10,000 से कम तनख्वाह है तो वो एनुअल बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और 30 दिनों में not less than 30 days in accounting year eligible for bonus of minimum 8.33% of salary even if there is loss in establishment. कितना भी लॉस हो, इतने परसेंट एनुअल बोनस के लिए तो वो एलिजिबल है ही है। ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय सैलरी रेंज बिटवीन 2500 से 3500 से 10,000 पर मंथ में है तो उनका जो डीम्ड बोनस है वो 3500 रुपए बैठता है सालाना। इंसेंटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बोथ इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन द वाइडेड सेंस इट इज यूज्ड टू सिग्निफिकेंट ऑफर टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। इंसेंटिव बेसिकली सैलरी का पार्ट मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है तो उसके इंसेंटिव्स रख दिए जाते हैं। Important financial incentives are attractive wages जैसे कि बोनस है, डियरनेस अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउसिंग अलाउंस लोगों को मिल जाता है, ग्रेचुटी पे की जाती है, पेंशन मिल जाती है, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, एज पर द वर्किंग कंडीशंस। इंसेंटिव सिस्टम हैज आल्सो क्लैरिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। भाई एक तो होता है वेज इंसेंटिव, एक होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप और एरिया इंसेंटिव स्कीम्स प्रोवाइड बोनस इक्वली एंड प्रपोर्शनली टू द इंडिविजुअल। जो ग्रुप में सब लोग काम कर रहे हैं तो सबको इक्वली मिलता है, वो होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, पीपल हैव टू वर्क टुगेदर इन अ टीम। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ग्रेड टीम, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव सिस्टम की, जो कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस लेबर, मटेरियल एंड सप्लाई कॉस्ट। इनकी कॉस्ट कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एनुअल स्कीम चलाती है जिसे इंसेंटिव स्कीम कहते हैं। टू स्ट्रेंथन द लॉयल्टी, जिससे लोगों के बीच में लॉयल्टी रहे। टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज। टू डिक्रीज द टर्नओवर, जिससे कि लोग टर्नओवर कम करें, एब्सेंटिज्म कम हो। वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव सिस्टम इज प्रॉफिट शेयरिंग अंडर विच employee receive a share of fixed profit in advance. Major objective of this is to strengthen the unity of interest and spirit of corporation. ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर यूनिटी रहे, कॉपरेट करें एक दूसरे से, वो बहुत जरूरी होता है। It inculcates the employees a sense of economic discipline, improve communication and sense of participation, and it is not inflammatory, it is properly devised. ठीक है, one of the most essential sound profit sharing system should be treated as a substitute to adequate wage.
इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिंज बेनिफिट की। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? द रेम्यूनरेशन दैट एम्प्लॉय रिसीव for the contribution cannot be measured by the wages and salary paid to them. Certain supplementary benefit is known as fringe. जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने कंपनी में दिया है, काम करते समय उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो वेजेस और सैलरी के एरिया में नहीं आ रहा है, उससे अलग है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज। दैट इज नॉट एडेड इन द वेजेस एंड सैलरी, दैट इज सप्लीमेंट्री टू दैट, तो उसको हम फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। एडिशनल टू द रेगुलर वेजेस और सैलरी, जो भी लोगों को नॉर्मल वेज और सैलरी मिल रही है उससे एडिशनल उसको क्या मिला, वो फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है। ठीक है। प्राइमरी टू एडवांटेज द एम्प्लॉय, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एडवांटेज सीधा एम्प्लॉय को मिले। रिव्यू ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कैश, कई बार ये कैश में भी होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय अलोन वेलफेयर सर्विसेज के लिए, नो रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट, इससे कोई ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, ये केवल और केवल एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए दिया जाता है। फ्रिंज बेनिफिट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करे। ग्रुप इंक्लूड रिटायरमेंट प्रोग्राम, वर्कमैन कंपनसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन उसको मिल जाता है, इंश्योरेंस दे देती है कई बार कंपनी, सिक लीव है, वैकेशंस है, हॉलीडेज है, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल स्टेटस है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि नाइट शिफ्ट का अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लोगों को मिल रहा है। वॉलंटरी फ्रिंज में बेसिकली क्या होता है कि उनके सजेशंस होते हैं अवार्ड्स के लिए, फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स उनको मिल जाते हैं। करंटली फ्रिंज बेनिफिट्स आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपनसेशन सिस्टम, बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट आज के समय में माना जाता है इसको। दे आर मोर ऑन द फ्रिंज ऑफ द कंपनसेशन दैन द इंटरनल अर्निंग, ज्यादातर लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, भाई सैलरी तो मिल ही रही है बट एड ऑन करके उनको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले, और आपने सुना भी होगा हॉलीडेज, ट्रैवलिंग, मेडिकल, हेल्थ, इंश्योरेंस, इन सब चीजों में एड ऑन करके कंपनीज देती है। आर मेड टू गियर देम टू मीट द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, एडवांटेज उसका ले सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, तो इन सब चीजों से रिलेटेड ये बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। तो आई होप आप इस कंटेंट को समझ पाए हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने पढ़ने की कोशिश करी कि भाई डिविडेंड अलाउंस क्या होता है, इंसेंटिव किसे कहते हैं, और बोनस या फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब सैलरी और वेजेस के कंपोनेंट्स होते हैं। लेक्चर कंटेंट के साथ नोट्स को शेयर कर दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।